वेलकम टू जहांगीर स्टडी। मैं संतोष जहांगीर। आज हम पटवार भर्ती परीक्षा के इतिहास के जो टॉपिक है उसके अंदर आप लेंगे वैदिक काल का अध्ययन करेंगे। आज हम वैदिक काल के अंदर जिसका समय वैदिक काल का है 1500 ईसा पूर्व से लेके 600 ईसा पूर्व का समय वैदिक काल माना जाता है। वैदिक सभ्यता इसके निर्माता आर्य, यानी वैदिक सभ्यता का जो भी संबंधित आर्य, जो एक श्रेष्ठ गुणों से युक्त व्यक्ति के लिए आर्य शब्द का प्रयोग किया गया है। वैदिक सभ्यता का कालक्रम दो भागों में बांटा गया है। दो भाग है उसमें। पहला आएगा इसमें जो प्रथम है ऋग्वैदिक काल, जिसका समय है 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व, और जिसका सेकंड भाग है वह है उत्तर वैदिक काल, जिसका समय है 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। तो हम वैदिक काल के अंदर इन दोनों का अध्ययन करेंगे, ऋग्वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल। इसके सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक सभी चीज़ों का हम अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे आर्यों की मूल निवास संबंधी मत। जैसे जो आर्य जाति थी जिसने वैदिक सभ्यता की स्थापना की थी, उनके बारे में अनेक विद्वानों ने अलग अलग मत बताए। आर्यों को किसी ने कश्मीर का, किसी ने दक्षिण रूस, तो इन सब के बारे में हम अध्ययन करते हैं। जैसे ये क्वेश्चन बनता है आपके आर्य मूल निवास संबंधी जो मत है, तो सबसे पहले हम देखते हैं उत्तरी ध्रुव इनका मूल निवास बताया था। बाल गंगाधर तिलक ने आर्यों का मूल निवास उत्तरी ध्रुव बताया, यानी आर्य जो जाति थी वो उत्तरी ध्रुव से और जगह फैली है। फिर इसके बाद में आता है आपके दयानंद सरस्वती ने आर्यों का जो मूल निवास बताया वो तिब्बत बताया था। इसके बाद में अविनाश चंद्र संपूर्णानंद ने सप्त सैंधव प्रदेश। अब सप्त सैंधव प्रदेश कौन सा है इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। तो उन्होंने बताया कि आर्य के जो जाति का मूल निवास था वो सप्त सैंधव प्रदेश ही था। प्रोफेसर पेन नाम के विद्वान ने आर्यों का मूल निवास जर्मनी को बताया। इसके अलावा जो कल्ला नाम के विद्वान थे उन्होंने आर्यों का मूल निवास कश्मीर बताया। प्रोफेसर गार्डन चाइल्ड ने आर्यों का जो मूल निवास था वो दक्षिणी रूस बताया। इसके बाद में आता डॉक्टर गंगानाथ झा, उन्होंने क्या बताया? आर्यों का मूल निवास था ब्रह्मऋषि प्रदेश। अब ब्रह्मऋषि प्रदेश कौन सा था, किसे कहा गया? वह है कुरु, पांचाल, सूरसेन, मत्स्य जनपद जो भारत के अंदर है। ये जो इनके बीच का जो क्षेत्र था पूरा, वो क्या कहलाया? ब्रह्मऋषि प्रदेश। यानी आर्य जो जाति थी वो भारत की थी, ये बताया डॉक्टर गंगानाथ झा ने। इसके बाद में आता है सबसे जो महत्वपूर्ण बात हम करते हैं मध्य एशिया। आर्यों का जो मूल निवास था मध्य एशिया, ये प्रोफेसर मैक्स मूलर ने आर्यों का जो मूल निवास बताया मध्य एशिया। आज भी इतिहास में मतलब सबसे जो महत्वपूर्ण है ना, इनमें सर्वाधिक जो महत्वपूर्ण है, मैंने जो ये बताया, विद्वानों ने बताया, उत्तरी ध्रुव, तिब्बत, सप्त सैंधव, जर्मनी, कश्मीर, दक्षिणी रूस, ब्रह्मऋषि प्रदेश और मध्य एशिया। तो सबसे जो महत्वपूर्ण मत माना जाता है वह मैक्स मूलर का मत ये है, आर्य मध्य एशिया के निवासी थे। जो आर्य जाति जो थे वो कहाँ के थे? आर्य मध्य एशिया के निवासी थे। हम देखते हैं ऋग्वैदिक काल का जो समय था 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व, वो समय था ऋग्वैदिक काल का। में आर्य की गतिविधियों का प्रमुख केंद्र था सप्त सैंधव प्रदेश। यानी आर्य उस समय कहाँ पे निवास कर रहे थे, कहाँ उनका जीवन, कहाँ उनका क्षेत्र था, उनकी गतिविधियों का वो था सप्त सैंधव प्रदेश। अभी मैंने आपको बताया सप्त सैंधव प्रदेश क्या है, उसके बारे में हम देखते हैं। सप्त सैंधव प्रदेश था हमारे देश के अंदर सिंधु तथा उसकी सहायक नदियों का सिंचित क्षेत्र। हमारे देश के अंदर सिंधु और उसकी सहायक नदियाँ जो बहती थी, उनके जो सिंचित क्षेत्र था जहाँ नदियों को सिंचाई करती थी, उस क्षेत्र को उसे सप्त सैंधव प्रदेश कहा था। ठीक है, आगे हम देखते हैं इसमें सप्त सैंधव प्रदेश में जो नदियाँ थी वो कौन कौन सी नदियाँ प्रवाहित होती थी, ये भी देखने की बात है। सप्त सैंधव जो प्रदेश था उसमें जो नदियाँ थी उनका वर्तमान नाम और ऋग्वेदी नाम हम एक बार देखते हैं। जो सिंध नदी थी इसका वर्तमान नाम है, और जिसका ऋग्वेदिक समय जिसका नाम था सिंधु नदी का सिंधु नाम था। घग्गर वर्तमान नाम और सरस्वती ऋग्वेदिक नाम।
घग्गर नदी इस समय आप हनुमानगढ़ क्षेत्र में बहती है। और इसके बाद आता सतलज नदी। इसका जो ऋग्वेदिक के समय जो नाम था वो था सतुवर्दी नदी। व्यास नदी, जिसका उस समय नाम था विपाशा नदी। रावी, उसका जो उस समय नाम था पुरुषनी। चेनाब, उसका नाम था अस्किनी। और झेलम, उसका नाम था वितस्ता। जो ये 7 नदियाँ थी, इस वजह से इन 7 नदियों का जो क्षेत्र था वो सारा क्षेत्र क्या कहलाया? सप्त सिंधु प्रदेश। यानी आर्य का जो जीवन था ऋग्वेदिक समय, उनका जो भी गतिविधि का प्रमुख केंद्र वो था हमारे देश के अंदर सप्त सिंधु प्रदेश या आर्य का गतिविधि का प्रमुख केंद्र था उस समय। हम देखते हैं वैदिक सभ्यता और सिंधु घाटी सभ्यता हम उनमें तुलना करते हैं। तो क्या देखो, जो वैदिक सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता थी और सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय सभ्यता। मैंने आपको पहले उससे पहले वाले टॉपिक में बताया था, मैंने जो वीडियो में हमने पढ़ा था सिंधु घाटी सभ्यता, तो वो नगरीय सभ्यता थी, उसमें नगर नहीं होती, नगरीय सभ्यता थी। ये जो वैदिक सभ्यता थी एक ग्रामीण सभ्यता थी, एक अंतर तो हो गया। वैदिक सभ्यता का प्रमुख व्यवसाय पशुचारण था, कृषि उनका गौण धंधा था, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता का व्यवसाय कृषि व्यापार था। तो अंतर है इसमें। वैदिक सभ्यता का मुख्य व्यवसाय था पशुचारण, पशु चराना, पशुपालन करना था। और जो कृषि कार्य था उसके बाद का जो काम था उनका था कृषि कार्य। और सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख कार्य क्या था? कृषि था। और गौण कार्य था उनका, कृषि और व्यापार कार्य था। तो इसमें यह अंतर था, उसमें पशुचारण था और इसके अंदर ये गौण कृषि था। तो ये अंतर मैंने आपको बताया, ये देखने की चीज़ है इसमें। अब देखते हैं आगे, इसी राजनीतिक व्यवस्था के बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो वैदिक सभ्यता में राजनीतिक व्यवस्था किस तरह थी हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं वैदिक सभ्यता में पितृसत्तात्मक परिवार आर्यों की कबीलाई समाज की बुनियादी इकाई थी। उस समय समाज में पितृसत्तात्मक, ये तुम आप सभी समझते हो, पितृसत्तात्मक मातृसत्तात्मक, तो उस समय पितृसत्तात्मक परिवार की प्रणाली थी। तो कबीला, एक कबीले की तरह समाज में कबीला क्या था, जिसमें बहुत सारे लोग एक साथ जगह रहते थे, वो एक कबीला कहलाता था। वो समाज की बुनियादी इकाई क्या थी? कबीला। ठीक है, अब देखते हैं इसके जो कबीले के उस समय जो प्रमुख 5 कबीले थे उस समय के, जो वैदिक ऋग्वेदिक काल की हम बात करते हैं, तो 5 कबीले थे प्रमुख, जिन्हें पंचजन्य कहा गया था। जो 5 कबीले जिसमें देखो आप पंचजन्य कहा गया उसमें, तो पंचजन्य जो कबीले थे उन्होंने देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं अन्नू नंबर 1 के उसमें अनु। और दूसरे नंबर का जो कबीला था उसका नाम दुर्य है। और 3rd नंबर पुरो, तुवर्स और युद्ध, ये नाम से 5 कबीले थे। और कबीला शासन था जो कबीला का। इसके बाद हम देखते हैं क्षेत्राधिकारी कौन कौन से अधिकारी उस समय जो प्रशासन किस तरह बांटा गया था, जो शासन प्रणाली किस तरह की थी। सबसे पहले हम शुरुआत करें परिवार से। परिवार भी एक शासन का अंग था उस समय। परिवार कुल, तो परिवार जो होता था उसका जो मुखिया, जो उसका पदाधिकारी होता था, कुलप या गृहपति कहलाता था। कुलप या गृहपति कौन होता था? परिवार का पिता या सबसे वृद्ध व्यक्ति होता था, वो कुलप या गृहपति कहलाता था। अब परिवारों से क्या बनता? ग्राम बनता। तो ग्राम का जो अध्यक्ष या जो शासक होता था, प्रशासनिक अधिकारी, वो होता था ग्रामणी, उसे ग्रामणी कहा जाता था। ग्रामों से बनता था विस, बहुत सारे ग्राम मिलने से क्या बनेगा? विस का जो वो होता था शासक, वो विस्पति होता था। और जो सबसे उच्च स्तर होता था उस समय वो जन। तो विस से क्या बनता? जन। तो जन के अंदर रक्षक, गोप्य, राजन। तो उस समय जो सबसे बड़ा जो वो था ऋग्वेदिक काल में जन होता था, यानी जो राज्य की बात करता जन होता था उस समय। तो उसका जो प्रशासनिक जो होता था राजा शासक होता था, वो राजन या गोप्ती कहलाता था। इस तरह क्षेत्राधिकारी थे उस समय। ये राजनीतिक व्यवस्था की हम बात करते थे। इस तरह से 5 कबीले मुख्य थे और ये पदाधिकारी शुरू से। तो परिवार भी एक शासन का अंग माना जाता था उस समय। आगे हम देखते हैं इसमें। अब राजा की सहायता के लिए पुरोहित, सेनानी, ग्रामणी नामक अधिकारी रहते थे। जो राजा होता था राजन, उसकी सहायता कौन करता था? पुरोहित, सेनानी और ग्रामणी, जो ग्राम का सबसे बड़ा अधिकारी होता था, वो उसकी सहायता करते थे राजा की कार्यों के अंदर।
युद्ध में कबीले का नेतृत्व राजा राजन ही करता था। जब युद्ध होता था कबीला यानी कबीले का नेतृत्व कौन करता था? राजन। यानी जो शासन था वो कबीला है, सबसे बड़ा उस समय कबीले का ही जो नेतृत्व करता वो राजा से राजन कहलाता था। तो राजा ही करेगा या राजन ही नेतृत्व करता था। उस समय की सबसे जो महत्वपूर्ण युद्ध की हम बात करते हैं तो एक युद्ध हुआ था सबसे महत्वपूर्ण, ऋग्वेद के 7वें मंडल में लिखा है। वो युद्ध था दशराज युद्ध। जो दशराज युद्ध बहुत ही महत्वपूर्ण युद्ध था, जो भरत वंश का जो राजा सुदास था एक तरफ और अन्य 10 राजाओं के बीच में युद्ध हुआ था। भरत वंश का जो राजा सुदास और अन्य जो राजा थे उनके बीच में पौरुषनी नदी रावी नदी के तट पर युद्ध लड़ा गया। इसमें भरत जन का राजा सुदास विजय रहा, उसमें विजय रहता है। अब मैं आपको इसमें बताऊंगा कि इसका कारण क्या था। ये युद्ध था, इसके अंदर इस युद्ध में क्या था कि इसमें भरत और पूर्व बीच इस युद्ध के बाद भरत और पूर्व के बीच में क्या हो गई? मैत्री हो गई। सबसे पहले हम देखते हैं इससे मित्रता बढ़ गई और उन राजाओं में जो युद्ध हुआ उसके बाद में जो भरत वंश के राजा थे, पूर्व वंश के जो राजा थे उनमें मित्रता हुई और ये 10 राजा थे ये युद्ध में पराजित हो गए। इसके बाद हम देखेंगे युद्ध की हम बात ज़्यादा इसमें जो युद्ध का जो नेतृत्व कैसा था। देखो आपको सबसे पहले मुख्य बात बताऊँ मैं आपको, युद्ध का मुख्य कारण सुदास था। जो मुख्य कारण था मैंने राजा सुदास था। विश्वामित्र के स्थान पर वशिष्ठ को पुरोहित पद पर नियुक्त कर दी थी उन्होंने, इस वजह से युद्ध हुआ था। मुख्य कारण था राजा सुदास ने विश्वामित्र को जो मुख्य पुरोहित बनाया जाता था शासक के, उसकी जगह उन्होंने किसको नियुक्त कर दिया था? वशिष्ठ को। इसी वजह से युद्ध हुआ था और अंत में राजा सुदास की विजय हुआ था। इसके बाद हम देखेंगे आगे ऋग्वेदिक कालीन प्रमुख संस्थाएं थी। उस समय जो प्रमुख संस्थाएं होती है, जैसे अभी समय आपने होते हैं ना लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, इस तरह संस्थाएं होती है, पंचायत। तो उस तरह जो संस्थाएं थी वो क्या है? सभा, समिति तथा विदत, ये 3 प्रकार की मुख्य प्रमुख संस्थाएं होती थी। तो सबसे पहले हम देखेंगे सभा। जो सभा होती थी क्या थी? सभा ये वृद्ध, श्रेष्ठ तथा सम्राट लोगों की संस्था होती थी। सभा जो सबसे वृद्ध लोग, सम्राट लोग होते थे उनकी संस्था होती थी। और इसके बाद में हम देखेंगे दूसरी है समिति। समिति क्या? केंद्रीय राजनीतिक संस्था, सामान्य जनता की प्रतिनिधि संस्था होती थी। जो जनता की प्रतिनिधि संस्था होती थी उसे क्या कहा गया? समिति। समिति राजा की नियुक्ति, पदच्युत तथा उस पर नियंत्रण रखती थी। जो समिति का मुख्य कार्य था, जो राजा होता था उसकी नियुक्ति कौन करती थी? समिति। उसकी राय से राजा को नियुक्त किया जाता था। राजा को पद से हटाने का कार्य उसका था और उस पर नियंत्रण रख सकती थी, वो निरंकुश नहीं बन सके। ये नियंत्रण कौन करती थी? समिति। और समिति के जो सभापति को क्या कहा गया? ईशान। तो उस समय जो सबसे महत्वपूर्ण संस्था की हम बात करें तो समिति सबसे महत्वपूर्ण मानी जाएगी। और जो सभापति मैंने बताया उसमें श्रेष्ठ और सम्राट लोग होते, विद्वान लोग नहीं होते थे, जिनसे राजा सलाह लेता था किसी शासन के बारे में और न्याय के बारे में, इनसे सलाह लेना कार्य करते, वो विद्वान लोगों की एक संस्था थी सभा। इसके बाद आते विदत। ये आर्य की सबसे प्राचीन संस्था थी, इसे जनसभा कहा गया। जो विदत नाम की संस्था थी उस समय उसे क्या कहा गया? जनसभा थी। जैसे अपने लोकसभा उस तरह जनसभा कहलाती थी ये। तो ये एक प्रमुख जो मैंने आपको बताया सभा, समिति, विदत, ये भी एक महत्वपूर्ण है। इसके अंदर ये भी आपको देखना है समिति का क्या कार्य है। कुछ भी पूछा जाता है, समिति के अध्यक्ष को कहा जाता है ईशान। किसी तरीके से एग्जाम क्वेश्चन पूछ सकते हैं इसमें से। अब आता है आपके ऋग्वेदिक काल में सामाजिक व्यवस्था किस तरह की थी। उस समय सामाजिक व्यवस्था थी पितृसत्ता। तो मैंने पितृसत्ता अनुशासन था उस समय। पिता था बड़ा व्यक्ति, परिवार का मुखिया होता था, इसे कुलव्य गृहपति कहा जाता था। ये था एक। तो इसमें सामाजिक में संयुक्त परिवार प्रणाली। संयुक्त परिवार आप सभी जानते हैं, एकल परिवार, संयुक्त परिवार में माता पिता, चाचा चाची, दादा दादी, ये सब एक साथ रहते थे। तो वो प्रथा थी उस समय। सामाजिक जीवन की बात करें हम। पर्दा प्रथा और बाल विवाह विद्यमान नहीं थी उस समय। पर्दा प्रथा नहीं और बाल विवाह भी नहीं होते थे ऋग्वेदिक काल में। पर्दा प्रथा, बाल विवाह नहीं थे। स्त्रियों को समाज में सम्मानित स्थान प्राप्त था। वह धार्मिक वर्गों में कार्यों में भाग लेती थी। स्त्रियों को उस समय बहुत महत्वपूर्ण स्थान मिला हुआ था। वो धार्मिक कार्य कौन कौन से यज्ञ कार्यों में और पति के साथ यज्ञों में इन समय भाग लेना कार्य वो करती थी। पूजा के अंदर अपने पति के साथ वो भाग लेती थी और उन्हें सम्मानित स्थान प्राप्त था स्त्रियों को। ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्णित पुरुष सूक्त में विराट पुरुष परमात्मा के द्वारा चारों वर्णों की उत्पत्ति का उल्लेख मिलता है। अब जो ऋग्वेद के 10वां जो पुरुष सूक्त नाम 10वां जो उसका अध्याय है, मंडल है,
उसके अंदर बताया गया है कि मतलब 4 वर्णों की बात हम करते हैं, वर्णों की 4 वर्ण थे, उसमें ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र 4 वर्ण थे। तो इनकी उत्पत्ति के बारे में ये कहा गया है कि विराट पुरुष परमात्मा के द्वारा इनकी उत्पत्ति की गई थी। अब इसके बारे में आपको बता दूं, डिटेल समझो। परमात्मा के जो मुख से निकले थे, उन्होंने उसमें बताया गया था पुरुषों में परमात्मा के मुख से निकलते थे वो कहलाते थे ब्राह्मण। जो परमात्मा के मुख से उत्पन्न हुए वो ब्राह्मण, उनकी भुजाओं से जो उत्पन्न हुए वो क्या कहलाए क्षत्रिय, और उनके जो उधर से पैर से उत्पन्न हुए वो कहलाए वैश्य, और जो पैरों से उत्पन्न हुए थे वो कहलाए शूद्र। अब इनके कार्य में आपको बताना था वो क्या थे। ब्राह्मण कार्य वेद अध्ययन करना, शिक्षा की व्यवस्था करना, पूजा अर्चना करना, ये क्षत्रिय कार्य होता था रक्षा कार्य करना, क्षत्रिय वर्ग से शासक बन जाते थे। और वैश्य का जो कार्य होता था व्यापार करना, कृषि करना, ये सब वैश्य वर्ग में आते थे। और सबसे जो नीचे जो वर्ग था वो था शूद्र, उसका कार्य था इन तीनों की सेवा करना। इस प्रकार से उस समय क्या था, जो ऋग्वेद में जो वर्ण व्यवस्था किस तरह थी, वो जन्म के आधार पे थी बेटा। जन्म से ये याद रखना आप, वो जन्म के आधार पे थी, वो जन्म से संबंधित जो वर्ण थे वो जन्म, जिसे जन्म जिसमें हो गया वो उसी जन्म उसी कहलाएगा। ब्राह्मण तो ब्राह्मण रहेगा वो, ठीक है। उस समय पुनर्विवाह प्रचलित भी थे, उस समय पुनर्विवाह भी हो जाते थे। जैसे इसमें बताया गया ऋग्वेद में पुनर्विवाह प्रचलित थे। उस समय विधवा स्त्री अपने देवर से शादी कर सकती, अन्य पुरुष से शादी भी कर सकती थी। ये तो पुनर्विवाह की बात हुई, महिलाएं दोबारा शादी कर सकती थी। अनुलोम प्रतिलोम विवाह का प्रचलन था। अनुलोम प्रतिलोम विवाह के बारे में आप सभी जानते हो। अनुलोम और प्रतिलोम विवाह क्या होता है, वो भी उस समय था। अनुलोम विवाह में क्या होता है कि एक उच्च वर्ण का लड़का निम्न वर्ण की लड़की से शादी कर सकता था, वो हो गया अनुलोम विवाह। याद रखना, एक उच्च वर्ग का लड़का निम्न वर्ग की लड़की, ब्राह्मण लड़का किसी वैश्य या शूद्र लड़की से शादी कर ले, वो कहलाएगा अनुलोम विवाह। प्रतिलोम में क्या होता है, एक उच्च कुल की लड़की, उच्च वर्ग की लड़की निम्न वर्ग से शादी कर ले, निम्न वर्ग की लड़की से पुरुष से शादी महिला कर ले, वो कहलाएगा प्रतिलोम विवाह। याद रखना इस चीज को, वो कहलाएगा प्रतिलोम विवाह। तो ये प्रथा उस समय मौजूद थी, अनुलोम प्रतिलोम विवाह था। अविवाहित महिलाएं जो पूरे जीवन भर शादी नहीं करती थी महिलाएं, लड़की, उसे समाज में अमाजू कहा जाता था। अमाजू नाम से उसको जाना जाता था। सती प्रथा का प्रचलन नहीं था, उस समय कोई सती प्रथा नहीं थी। दास प्रथा भी ऋग्वेदिक काल में सामाजिक व्यवस्था में नहीं थी। हम बात करते हैं शिक्षा की, बात करते हैं हम ऋग्वेदिक काल में शिक्षा किस तरह थी। 7वें मंडल में उल्लेखित किया गया शिक्षा को। मैं तो ऋग्वेद 7वें मंडल में शिक्षा को लिखा गया था, और 10वें मंडल में मैंने वर्ण व्यवस्था की बात की थी। तो 7वें मंडल में लिखा गया कि श्रुति कंठस्थ मौखिक प्रणाली, उस समय जो शिक्षा दी जाती थी वो मौखिक होती थी, कोई लेखन की आवश्यकता नहीं थी। गुरु अपने शिष्य को मौखिक ज्ञान देता था, उसको बोलता था, उसको याद करते, मनन करते, निंदा उसको याद करना, कंठस्थ कर लेते थे उस श्रुति को, वो था मौखिक ज्ञान। ठीक है, ये तो गई उस समय श्रुति कंठस्थ, यानी किसी चीज को याद करना, कंठस्थ कर लेना, वो श्रुति कंठस्थ मौखिक ज्ञान था। उस समय मौखिक शिक्षा दी जाती थी। विद्यार्थी के रूप में ब्रह्मचारी का उल्लेख किया गया है। ब्रह्मचारी कहा गया विद्यार्थी को। विद्यार्थी 2 प्रकार के होते थे उस समय, जो विद्या प्राप्त करने विद्यार्थी कितने प्रकार के होते थे उस समय, 2 प्रकार के। गृहवासी, जो घर में रह के शिक्षा प्राप्त करने वाले होते थे। कैसे, यानी कुछ अमीर लोग होते थे, वो अपने बच्चों को घर पर रख के शिक्षा की व्यवस्था करवा देते थे। आश्रम से कहीं से भी जो कोई योग्य गुरु को घर पे बुला के उनको शिक्षा दिलाई जाती थी, वो था गृहवासी, वो घर पे रह के शिक्षा प्राप्त करते। और सेकंड नंबर आता अंतेवासी। अंतेवासी वो विद्यार्थी कहलाते थे जो गुरुकुल में रह के शिक्षा प्राप्त करते थे। अब इसके बारे में आपको बताता हूँ। वो उनका अलग अलग टाइम दे रखा सबका। उसमें क्या होता था कि 12 साल से पहले व्यक्ति जो बच्चा होता था वो उपनयन संस्कार के बाद में अपने घर को गृह त्याग करके वो आश्रम में गुरुकुल में ही रहता था, शिक्षा प्राप्त करता था, और तकरीबन 25 साल तक वो वहीं रहता था और वहाँ शिक्षा प्राप्त कर आता था। वो होता था अंतेवासी, वहीं शिक्षा प्राप्त करने का कार्य वो करता था। पुत्री को भी उपनयन संस्कार का अधिकार प्राप्त था। इन लड़कियां भी उस समय जनेऊ धारण करना, उपनयन संस्कार, यानी वो भी शिक्षा प्राप्त करती थी। उनको इस शिक्षा का पूर्ण अधिकार दिया गया था। ऋग्वेदिक काल में शिक्षा लड़की और लड़कों को दोनों को शिक्षा दी जाती थी। उस समय कुछ विदुषी महिलाएं जो विद्वान थी, उनके मैं 1-2 के नाम आपको बता रहा हूँ। लोपामुद्रा, घोषा, सिक्ता, पाला, ये जो प्रमुख महिलाएं थी जो विद्वान थी उस समय, जिन्होंने बड़े बड़े विद्वानों को साथ साथ भराया था।
ठीक है, इतना आपके इसमें है नहीं, फिर भी आप समझो तो वो ये थे, ये लोकमुद्रा गोसाई ये जो थी उस समय की विदुषी महिला थी। इससे सिद्ध होता है कि उस समय महिलाओं की शिक्षा का प्रचलन था। हम देखेंगे ऋग्वेदिक की जो काल है उसमें धार्मिक जीवन कैसा था, उस समय के जो व्यक्ति किस तरह की धार्मिक जीवन व्यतीत करते थे वो हम देखते हैं। तो इसमें देखो सबसे पहले प्राकृतिक शक्तियों में विश्वास करते थे, वो प्राकृतिक शक्तियाँ सूर्य चंद्र इनमें विश्वास करते थे पहली बात तो वो वे सार्वभौमिक सत्ता में विश्वास रखते थे मगर एकस्वाद के समर्थक थे। देखो इसमें क्या था, संपूर्ण सत्ता में विश्वास रखते, सार्वभौम बहुत बड़ी सत्ता अलग अलग रूपों में फैली हुई है, जो संपूर्ण शक्ति है वो बहुत रूपों में अलग अलग रूपों में फैली हुई है, सार्वभौमिक संपूर्ण विश्व में फैली है। और वो एकस्वरवाद के समर्थक थे, एक ईश्वर मतलब संपूर्ण जो शक्ति का संचालन एक के हाथ में है, सार्वभौमिक मानते थे मगर क्या था, एक ही शक्ति को मानते थे। सॉरी, अनेक देवताओं का अस्तित्व था उस समय, वो बहुलवादी थे फिर भी क्या थे, एकेश्वरवादी। अनेक देवताओं को मानते थे, सिद्ध होता बहुलवादी, बहुत सारे को मानते हैं एकेश्वरवाद, मगर समर्थन किसका कर रहे थे, वो एकेश्वरवाद का। उनको जो मुख्य था वो एक ईश्वर परमात्मा, मगर अलग अनेक प्रकार से उनको विभाजित कर रखा था जीवन में। उस ऋग्वेदिक काल में देवताओं को 3 भागों में बांटा था उन्होंने, आकाशीय देवता, अंतरिक्ष के देवता, पृथ्वी के देवता। सबसे पहले हम देखेंगे आकाश के देवता। आकाश देवता कौन कौन से होते थे उस समय, उन्होंने बताया भाई ये देवता आकाशीय थे, सूर्य वरुण सविता उषा अदिति। सूर्य वरुण सविता उषा अदिति ये आकाशीय देवता थे। इसके बाद आएगा अंतरिक्ष के देवता, इंद्र, रुद्र, मरुद्र, वायु, ये अंतरिक्ष के देवता थे। और पृथ्वी के देवता थे अग्नि, सोम, पृथ्वी और बृहस्पति। तो इस प्रकार 3 भागों में उन्होंने देवताओं को बांट रखा था, 3 कोटियों में विभक्त कर रखा था। 3 कोटियाँ थी, आकाश, अंतरिक्ष के देवता और पृथ्वी के देवता। ऋग्वेद में सबसे जो महत्वपूर्ण देवता इंद्र थे, जिसके 250 सूक्त यानी मंत्र थे, उन्हें जिन्हें पुरंदर कहा गया है। जो देवता इंद्र थे वो बहुत ही महत्वपूर्ण माने गए। उस समय देवता इंद्र की बहुत ज़्यादा पूजा करते थे, वो सबसे महत्वपूर्ण मानते थे। पुरंदर का मतलब था पुरों को नष्ट करने वाला, दुर्गों को नष्ट करना। भाई पुरंदर की बात है, इसको समझो आप। पुरंदर मीन्स बहुत सारे दुर्गों को, किलों को, उनको नष्ट करने वाला कौन था, पुरंदर यानी इंद्र। वो सबको नष्ट कर सकता, वज्र था तो सबको नष्ट कर सकता था। उसके महिमा में 250 सूक्त मंत्र थे उसकी पूजा के लिए, उसकी जो भावना के लिए। दूसरा जो महत्वपूर्ण देवता अग्नि था, जिसके 200 सूक्त है। इंद्र के बाद दूसरे महत्वपूर्ण देवता वो मानते थे आर्य जाति जो ऋग्वेद में मानते थे अग्नि, जिसके 200 सूक्त थे। अग्नि की एक चीज़ और बताऊँ, अग्नि देवता और मनुष्य के बीच में क्या था, एक कड़िया कार्य भी था, आगे हम बताएंगे। दूसरा महत्वपूर्ण देवता अग्नि जिसमें 200 सूक्त है। तीसरा प्रमुख देवता वरुण देवता था, जो जल निधि का प्रतिनिधित्व करता था। ये 3 महत्वपूर्ण देवता मैंने बताया आपको, इंद्र, अग्नि और वरुण। वरुण है जल का देवता, जो संपूर्ण जल है उसका प्रतिनिधित्व करता, जल देवता था वो। एक पेय पदार्थ का देवता था सोम, जो पेय पदार्थ होता है, पीने का पदार्थ होता है, उसका देवता क्या नाम था, सोम। सोम के बारे में आपको एक थोड़ी बात बताना चाहूँगा। सोम क्या नाम था, उस समय एक पौधे से उत्पन्न होता था, जो विशेष अवसर पर आ रहे उसको अपने उसको वो पीते थे सोम को। तो वो सोम क्या था, उसको हम देखा जाए तो आधुनिक युग में जो भांग है ना, उसको सोम कहा जाता था। मैंने पढ़ा था एक जगह, तो जो आधुनिक समय में हम जो भांग की बात करते हैं, जो उसे सोम कहा जाता है, मगर उसी तरह का पदार्थ था वो। उसको विशेष आयोजनों के समय वो पीते थे उस सोम को, और जो उनका देवता था वो सोम था। गाय को अगन्या न मारने योग्य, अगन्या मीन्स न मारने योग्य, गाय की वो कभी हत्या नहीं करते थे। अगन्या बताया नहीं, गाय को नहीं मार सकते, इसका मतलब गाय की पूजा करते थे, वो गाय को भी पूज्य मानते थे। सरस्वती नदी देवी, जो सरस्वती नदी है वो देवी के रूप में पूजी जाती थी, बाद में उस विद्या की देवी कहा गया। इस प्रकार जिनका धार्मिक जीवन के बारे में मैंने आपको बताया। आगे हम देखते हैं इसमें उनका आर्थिक जीवन किस तरह था, कौन सा व्यवसाय क्या करते थे, किस तरह वो जीवन यापन करते थे। आर्थिक जीवन हम देखते हैं क्या है उनका आर्थिक जीवन। देखिए उनका प्रमुख व्यवसाय पशुपालन था, मैंने शुरू में बताया था आपको। उनका जो प्रमुख व्यवसाय क्या था, पशुपालन। उर्वरा क्षेत्र, जो उनकी कृषि योग्य भूमि थी, उसके 2 नाम थे। उर्वरा क्षेत्र कहा जाता है, कृषि करने की जो भूमि होती थी उसको क्या कहते थे वे, उर्वरा क्षेत्र। यह अब आता रई।
रही में संपत्ति, तो संपत्ति गणना मवेशियों से होती थी उस समय, जो संपत्ति गणना कर जिसके पास जितने मवेशी है ना, कहने का मतलब ये है जिसके पास जितने मवेशी है वो ज्यादा मवेशी से मतलब पैसे वाला व्यक्ति है, उसके पास बहुत सारी संपत्ति है। जो प्रमुख फसलें थी उस समय की वो यव यानी जौ, धान्य एवं गोधूम गेहूं, ये तीन महत्वपूर्ण फसलें वो कृषि कार्य में, ये तीन जो महत्वपूर्ण फसलें मैंने आपको बताया, यव यानी जौ था, धान्य चावल, गोधूम गेहूं, इन तीन फसलों के बारे में था, इनकी वो कृषि करते थे इनकी बेटा। फिर आता है इसके अलावा वो दूसरा व्यवसाय क्या करते थे, वो ऋग्वेद में बढ़ई, रथकार, बुनकर, चर्मकार, कुम्हार आदि शिल्पियों का उल्लेख मिलता है। उसमें बढ़ई लोग भी होते थे, रथ बनाने रथकार होते थे, बुनकर कपड़ा बुनने वाले होते थे, चर्मकार चमड़े कार्य, कुम्हार मिट्टी के बर्तन बनाने वाले ये भी थे, ये भी व्यवसाय था उनका, ये भी करते थे। और सबसे जो महत्वपूर्ण जो शिल्पी होता था वो बढ़ई होता था, बढ़ई तक्सा, बढ़ई या तक्सा शिल्पियों का मुख्य कहलाता उस समय। बढ़ई होता है जो किवाड़ खिड़की ये बनाते हैं ना, ये होता है बढ़ई उस समय। तो वो क्या था, शिल्पियों का मुख्य होता था। व्यापार भी वो लोग व्यापार भी करते थे, और जो व्यापारी प्रणाली वस्तु विनिमय प्रणाली थी, वस्तु बदले वस्तु ली दी जाती थी। इस तरह आर्थिक जीवन में ये उनके कार्य व्यापार करना, शिल्प कार्य करना, फसलें उगाना और पशुपालन करना, कृषि करना। और व्यापार पणे नामक लोगों के हाथ में, जो व्यापार करने वाले लोग क्या कहलाते थे उस समय, पणे नामक लोगों को व्यापार करते थे वो पणे नामक लोग। बेकनाट नाम का जो व्यक्ति होता था, जो वो था सूदखोर होता था, यानी बहुत ज्यादा ब्याज जो पैसे देता था वो कहलाता बेकनाट। उसमें बेकनाट नाम का व्यक्ति क्या होता था, सूदखोर होता था, जो बहुत ज्यादा पैसे लेता था, बहुत अधिक ब्याज लेता था। इसके उस समय आर्य जाति के लोग जो ऋग्वेदिक काल के आर्य थे, वो घोड़ा आर्य समाज का सबसे महत्वपूर्ण पशु था, जो उनका था महत्वपूर्ण था। थैंक यू। आगे हम उत्तर वैदिक काल पढ़ेंगे।